ऑलराइट। अब हमने इस चीज़ की बात करते तो रहे थे, क्लास में जब हम लाइव कर रहे थे तब भी हम इन चीज़ों की बातें कर रहे थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी हो जाए। सो सपोज़ एंड नाउ दिस एग्ज़ाम्पल इज़ कमिंग फ्रॉम अब अगली कई स्लाइड्स जो हैं वो डॉक्टर वाइनबर्गर के लेक्चर्स से, जो कॉर्नेल के मशीन लर्निंग के लेक्चर्स हैं, ये वहाँ से आ रही हैं। ही हैज़ मच मोर डिटेल्स ऑन दीज़ थिंग्स एंड बाय द वे इफ़ यू हैव टाइम एंड दोज़ ऑफ यू हू हैव बीन कॉन्टैक्टिंग मी कि वो मशीन लर्निंग को फर्दर आगे भी फॉलो करना चाह रहे हैं, नॉट जस्ट एज अ कोर्स बल्कि वो उसको वाकई यूज़ करना चाह रहे थे, विच इज़ आई थिंक द राइट रीज़न टू टेक सच अ कोर्स। तो उन लोगों को चाहिए कि वो इन लेक्चर्स को फॉलो करना शुरू कर दें। सो जो चीज़ें मैं बहुत क्विकली कवर कर रहा हूँ, बेसिक कवर कर रहा हूँ, उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको उनके लेक्चर्स में मिल जाएंगी। ही टीचेस रियली वेल एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ डिटेल्स on these things, but I'll be covering them in very briefly, and but still I'll try to go in some depth. So suppose आपके पास एक कॉइन है, कोई पुराना कॉइन पड़ा हुआ मिला है और आपको नहीं पता कि ये फेयर है या नहीं, तो आप एस्टिमेट करना चाहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, कैसे करेंगे? सो यू टेक द कॉइन एंड यू स्टार्ट फ्लिपिंग दिस, यही करेंगे ना आप, उसके फ्लिप्स करना शुरू कर देंगे। लेट्स से आपने 10 फ्लिप्स किए, ये उसकी आउटकम्स आई। अब इस वक्त आपसे अगर मैं ये पूछूं कि व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पी ऑफ एच, तो आप इस मौके पे किस तरह निकालेंगे उसे? यू गोना से जी इस पूरी चीज़ के अंदर हम करेंगे ये कि हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल लेंगे। हमारी 6 टेल्स आई हैं, 4 हेड आए हैं, लिहाजा द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज एसेंशियली द नंबर ऑफ हेड्स डिवाइडेड बाय द टोटल फ्लिप्स जो आपने की थी। सो एन एच प्लस एन टी, so n sub h in my example is the number of heads and n sub t is the number of tails. So the probability of head, इसको हम estimate करेंगे और ये maximum likelihood estimation से, इस चीज़ को हम कहते हैं maximum likelihood estimation. Let me explain why. और ये हमारा frequentist का तरीका है and you're gonna say कि जी ये 0.4 है, ये 4/10 है। अच्छा, अब यहाँ मैंने दो चीज़ों का जिक्र किया, एक मैंने बात की है frequentist way की और दूसरी मैंने बात की है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन की। अब मैं ये दोनों बातें एक्सप्लेन करता हूँ। दिस एस्टिमेट जो आपने यहाँ पर निकाला है, इट एसेंशियली जस्ट मैक्सिमाइजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस डेटा दैट यू सॉ। और तो कुछ भी नहीं है ना, आपके पास वो कॉइन मौजूद था, आपने उस कॉइन को 10 दफ़ा फ्लिप किया, आपके पास 10 सैंपल्स आ गए कुछ किसी एक रियल डिस्ट्रीब्यूशन से। देयर वाज अ रियल डिस्ट्रीब्यूशन, लेट्स अज्यूम पी, जो जो आपको एक्सेसिबल नहीं है, जो सचमुच में बता सकती है कि इस कॉइन की जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है। अच्छा, फर्ज करें, अब मैं आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करता हूँ जिसके मैं जवाब आगे जाकर दूंगा, लेकिन वो सवाल आपके जहन में आने लगे। मैंने 10 ही फ्लिप्स क्यों किए? अगर मैं 100 फ्लिप्स कर लेता, अगर मैं 1000 फ्लिप्स कर लेता, अगर मैं 10,000 फ्लिप्स कर लेता, अगर मैं 2 फ्लिप्स करता, अगर मैं 1 फ्लिप करता, कोई फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से? अब ये इस वक्त ये क्वेश्चन मैं आपके जहन में सिर्फ छोड़ रहा हूँ और एक आध स्लाइड के बाद मैं इसको आंसर करूंगा, लेकिन उस वक्त तक हम यहाँ दो बातों को देखते हैं। एक कि फ्रीक्वेंटिस्ट, हम यहाँ पे कह रहे हैं फ्रीक्वेंटिस्ट व्यू। फ्रीक्वेंटिस्ट व्यू ये है कि जो कुछ डेटा में नज़र आ रहा है वही सच है। सो इट्स एन ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट कि यू जस्ट लुक एट द डेटा, उसके बारे में आपने कोई चीज़ एज्यूम पहले से नहीं करनी। यू जस्ट लुक एट द डेटा एंड बाय लुकिंग एट द डेटा यू ट्राई टू रिड्यूस फ्रॉम द डेटा the various probabilities, the probability mass functions, वो आपके डेटा से निकलेंगे। दैट्स द फ्रीक्वेंटिस्ट व्यू पॉइंट। दैट्स वाई आप यहाँ कुछ भी और नहीं कर रहे सिवाय नंबर ऑफ हेड्स को देखने के और टोटल नंबर ऑफ अपनी फ्लिप्स को देखने के, सिर्फ दो चीज़ों को देख रहे हैं। अच्छा, when we call this the maximum likelihood estimate, we say this because it's maximizing the probability of D. अच्छा, ये क्यों कर रहा है? ये इस वजह से कर रहा है कि we're saying there is some real distribution P जिसकी हमारे पास एक्सेस नहीं है, और ये P की डिस्ट्रीब्यूशन से हमने अपने डेटा को सैंपल किया है, राइट? अब हम एक एस्टिमेटेड P ढूंढना चाह रहे हैं। हमारे पास असली P तो नहीं है, एस P को एस्टिमेट करना चाह रहे हैं। और वो करेंगे कैसे? हम करना ऐसा चाह रहे हैं कि हम ऐसी P एस्टिमेट कर लें कि जिससे अगर हम किसी डेटा को निकालें, किसी डेटा को अगर हम उससे निकाल रहे हों, तो वो डेटा यही वाला निकल रहा हो। ठीक है, देखें ये डेटा P से निकला है ना, आप एक इस तरह की P हैट बना लेंगे, एक ऐसी P एस्टिमेटेड बना लेंगे जिससे जब डेटा सैंपल किया जाए तो वही डेटा निकले जो P से निकला था। और फिर उसके बाद आप ये कहेंगे कि जी मेरा क्लेम ये है कि ये जो मेरी जो मैंने प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट की है, जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन एस्टिमेट की है, ये वही डिस्ट्रीब्यूशन है या उसका एक अच्छा एस्टिमेट है जो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन थी। सो नाउ यू कैन सी एट दिस पॉइंट कि अगर D, the size of D at this point is say just 1, तो बात कुछ और होगी।
और अगर आपका साइज ऑफ डी जो है, आपकी डी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपके नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स जो हैं वो लेट्स से आई डोंट नो 1000 है, तो फिर इस क्लेम के बारे में आप कुछ और कह रहे होंगे। यानी मैं अगर बहुत बड़ा डेटा भी इसमें से निकाल सक रहा हूँ वैसा ही जैसा कि ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा था, तो देन प्रोबेबली माय डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोचिंग, माय एस्टिमेट इज अप्रोचिंग वेरी क्लोज टू द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन। इस पे अभी मजीद आगे बात करते हैं, लेकिन इंट्यूशन होपफुली अब आपके जहन में बनती जा रही होगी कि फ्रीक्वेंटेस्ट व्यू पॉइंट क्या है, relative frequencies कैसे यूज होती हैं, so the frequency of success is over the frequency of all events, और सिमिलरली मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन जिसकी बात हम बार बार करते आए हैं वो क्या। अच्छा, अब हम करेंगे ये कि हम ना सिर्फ इस NH ओवर NH प्लस NT को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अब इसमें हमें फ़ायदा ये होगा कि हम ज़रा MLE वाले तरीके को ना फॉर्मली देखेंगे कि ये किस तरह से चल रहा होता है, ठीक है। तो एक दो नई बातें इसके अंदर आएंगी जो आप समझ सकेंगे। सो फॉर MLE वी टिपिकली प्रोसीड इन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप का हमारा काम होता है। एक ये कि हम मॉडलिंग एजम्पशन लेते हैं अबाउट द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिससे डी सैंपल हुआ था, कि हम कुछ एज्यूम करते हैं कि ये किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन से आया होगा। डी को देखते हुए अगर लेट से डी की 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं तो हम कुछ एज्यूम कर सकते हैं कि कैसी डिस्ट्रीब्यूशन से ये 2 वैल्यूज आ रही होंगी, कैसी कैसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होती हैं जो कि 2 पॉसिबल वैल्यूज देती हैं, और कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होती हैं जो कि लेट से मल्टीवेरिएट वैल्यूज यानी मल्टीपल वैल्यूज भी दे सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी उसकी जो है वो वैल्यूज हो सकती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पर देखते हैं वो ये है कि हम फिर पैरामीटर्स एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के, ताकि डी एज लाइकली एज पॉसिबल हो जाए, जो हमने पिछली स्लाइड के अंदर देखा है, ठीक है। सो अब मुझे ये बताइए कि एक कॉइन फ्लिप क्या होता है। सो कॉइन फ्लिप, अगर आपने प्रोबेबिलिटी स्टैट्स पहले पढ़ी हुई है तो यू नो अबाउट अ बर्नूली ट्रायल। सो essentially a Bernoulli trial is a random experiment, so जिसके exactly 2 possible outcomes होते हैं। so एक को हम success कह देते हैं हमारे केस में, वो head है, एक को हम failure कह देते हैं हमारे केस में, वो tail है। in which the probability of success PH, और हम उसको अब से थीटा कहना शुरू कर देंगे क्योंकि हम ये पहले डिफाइन करके आ गए हैं कि हम इसी को हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं। तो probability of head को बार बार probability of head लिखने के बजाय I'll simply call it theta now, ठीक है। is the same every time the experiment is conducted, ठीक है। इस बात को समझ लें। आपने एक दफ़ा कॉइन फ्लिप किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या थी, फॉर एग्जांपल फेयर कॉइन था तो हम कहते हैं जी 0.5 थी, ठीक है। अगली दफ़ा किया तो क्या, बिल्कुल वही है। ये बात हम इससे पहले भी कर चुके हैं, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तीसरी दफ़ा करेंगे फिर भी वही प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नहीं बदल रही, मीनिंग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी नहीं बदल रही, मीनिंग कि प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन नहीं चेंज हो रहा, मीनिंग कि ये इंडिपेंडेंट फ्लिप्स हैं, ये फ्लिप्स हैं आपके जिसके सारे के सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, और ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन इज नॉट चेंजिंग। तो IID हम बार बार कहते थे, आज होपफुली आपके जहनों में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि IID से हमारा मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड से हमारा मतलब क्या है, ठीक है जी। अब ये हो गया एक बर्नूली ट्रायल, एक फ्लिप एक बर्नूली ट्रायल है। लेकिन हम सवाल तो कुछ और पूछ रहे हैं। हम सवाल तो शायद ये पूछ रहे हैं कि हमारे अगर हम लेट्स से K फ्लिप्स करें या N फ्लिप्स करें, तो उन N फ्लिप्स के अंदर हमारी नंबर ऑफ सक्सेसेस लेट्स से K आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट। और ये अगर आप अपनी बेसिक प्रोबेबिलिटी याद करें तो एक बर्नूली ट्रायल के ऊपर, रिपीटेड बर्नूली ट्रायल के ऊपर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आती है ये आपके पास आती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एग्जैक्टली NH सक्सेसेस, ठीक है, एग्जैक्टली NH सक्सेसेस in your N independent Bernoulli trials where each N is equal to, where the N overall is equal to the NH plus NT, number of heads number of tails आए, और तो कुछ आ ही नहीं सकता। तो अगर आपने N टाइम्स फ्लिप किया उसमें NH टाइम्स हेड आया और रिमेनिंग टाइम्स टेल आया, राइट। और ये इंडिपेंडेंट थे सारे, ईच विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थीटा। जो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को रीडिफाइन कर दिया था ना, हमने कहा था कि इसका नाम अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नहीं लेंगे, थीटा कहेंगे। तो इस टाइम हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थीटा है। तो अब ये सब हमारे पास चीज़ें पूरी हो गई हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और उसका उसका फॉर्मूला यूज़ करने के लिए। मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस अब ड्राइव नहीं करूँगा। अगर आप में से किसी को याद नहीं है तो मैं सिंपली कहूँगा कि क्विकली जाकर तो मे बी विकीपीडिया पर या किसी जगह, या मे बी सर्च फॉर लाइक एक्सप्लेनेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और समथिंग, सर्च फॉर दैट और उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लें ताकि यहाँ से आगे फिर आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो मैंने कहा था ना इस लेक्चर में आपको थोड़ा सा अपने तौर पर चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा जनाब, सो दिस इज योर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो अब यहाँ ज़रा ये गौर से देखिएगा, हम ये कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा विद द पैरामीटर्स बीइंग this probability theta, the probability of success is equal to the total number of flips, and इसमें से चूज कर रहे हैं आप सक्सेसेस।
So basically this is n choose k, so n is your total number of flips and k in this case is your the number of heads. And here you're taking just the theta, the probability of heads raised to the power nh जितनी आपके successes हैं, and the 1 minus probability of heads यानी probability of tails raised to the power number of tails. So probability of heads raised to the power number of heads, probability of tails raised to the power number of tails. अगर आप इसकी भी जो मैंने लिंक्स दिए हुए ना, अगर आपको ये बात इंट्यूटिवली भी समझनी हो तो वहाँ से आप इसको एक दफ़ा अपने तौर पर देख लीजिएगा. पहले एक दफ़ा लेट से मैं अगर थीटा और 1 माइनस थीटा के बीच में इसको करने की कोशिश करूँ और फिर इसके ऊपर जो है वो नंबर्स को चेंज करता चला जाऊँ, इसको 2 कर दूँ, इसको 3 कर दूँ, इसको 4 कर दूँ एंड सो ऑन, और इसको देखूँ तो आपको बड़ा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला एक्चुअली ड्राइव हुआ हुआ कहाँ से है और आया हुआ कहाँ से है. ठीक है, जो आई थिंक वन ऑफ द links in my description is कि God does not play dice but he creates dice or something. उस लिंक के अंदर ये चीज़ उन्होंने करके भी दिखाई है, but you can obviously look up other links. ठीक है जी. So the probability of exactly n8 successes in n independent binary trials, each with a probability of success theta, is given by the binomial distribution जो कि हमारे सामने लिखी हुई है. यहाँ पर ये याद रहे कि हम ये कह रहे हैं डेटा गिवन द पैरामीटर्स थीटा. अब इस केस में हमारा वो पैरामीटर थीटा एक सिंगल पैरामीटर है, वरना ये अगर एक से ज़्यादा होते तो ये जितने मर्जी n भी हो सकते थे. हम इसके ऊपर कंडीशन नहीं कर सकते, इस वजह से हम यहाँ पर कंडीशनिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं. हम यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ कर रहे हैं. कंडीशन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये रैंडम वेरिएबल नहीं है. कंडीशन करने के लिए वी वांट दिस टू बी अ रैंडम वेरिएबल दैट कैन टेक ऑन वेरियस वैल्यूज विद सर्टेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस विद सर्टेन प्रोबेबिलिटीज. ठीक है. So MLE requires that we find this an estimate of this theta, estimate of this probability. भूले नहीं कि हम किधर से आए थे, हम करने क्या निकले थे. पुराना कॉइन मिला था, उछाल के ये देखना था कि probability of heads कितनी है, यानी क्या फेयर है या नहीं है. So probability of heads यानी theta, उसका estimate निकालना है that maximizes the likelihood of the observed data D. ठीक हो गया. तो अब आपके पास ऑब्जर्व डेटा भी मौजूद है, आपके पास ये भी मालूम है कि हमने किस तरह से इसको मॉडल करना है. मॉडलिंग assumption भी आ चुकी है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी आ चुकी है. सो नाउ वी जस्ट नीड टू गो एंड डू द मैक्सिमाइज द probability. How do we do that? We plug the terms and then we take the log. Okay, ये log हम यहाँ पर क्यों ले रहे हैं? log usually, और ये बात भी आपको पहले बताई हुई है कि log हम usually उस वक्त लिया करते हैं जब हम probabilities को multiply करते हैं. तो एक तो ये है कि numbers बहुत छोटे हो जाते हैं, तो उसको underflow से बचाने के लिए we use the logarithm. दूसरी चीज़ हम ये कर उसको लॉग डोमेन में ले जाते हैं और अक्सर हम नेचुरल लॉग यूज़ करते हैं अनलेस अदरवाइज मेंशन. दूसरी चीज़ जो हम जिस वजह से लॉग लेते हैं वो ये है कि ये हमारी मल्टीप्लिकेशंस को एडिशंस में चेंज कर देता है, विच इज़ अ मच ईजियर थिंग फॉर अ कंप्यूटर टू डू. सो यूजुअली हम कभी भी इस तरह की प्रॉबिलिटीज़ को मल्टीप्लिकेशन की डोमेन में यूज़ नहीं करते, इनको हम एडिशन में लाकर लॉग लेकर करते हैं. एंड बिकॉज लॉग इज़ अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो वो जो जहाँ भी मैक्सिमाइज करने की जरूरत होती है, किसी भी चीज़ को मैक्सिमाइज करना या उसके लॉग को मैक्सिमाइज करना इज़ वन एंड द सेम थिंग. ठीक है. एंड देन दूसरा काम हम यहाँ ये क्या करेंगे, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि वी फाइंड द थीटा डैश द थीटा हैट, the estimate for the probability of heads that maximizes the probability of the data. तो वो maximize करने के लिए ना हम इसका डेरिवेटिव लेके इसको इक्वेट टू जीरो कर देंगे, जिससे हमें इसका ऑप्टिमम मिल जाएगा. उस ऑप्टिमम को आप ये भी अलग से चेक कर सकते हैं कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, लेकिन वो हमारा मैक्सिमम ही होता है इसके केस में. All right, so this is formally what we're trying to do. We're saying अभी पिछली स्लाइड में आप probability of D given the parameters theta देख कर आए थे. अब now we're just trying to maximize it over all possible values of theta. So which would be our theta MLE, the theta estimate of theta MLE, right? So इसके अंदर values को अगर हम plug in कर दें, so this is what we get. अब इसको हमने log ले लेना है. So let's take the log of this. log लेने से लेफ्ट साइड पे तो कुछ करने की जरूरत नहीं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है. तो अगर आग मैक्स ओवर थीटा ले रहे हैं ओरिजिनल का, तो वो हम उसकी जगह आग मैक्स ओवर थीटा ले सकते हैं उसके लॉग का. दोनों में जो भी चीज़ मैक्सिमाइज लॉग डोमेन में होगी वही चीज़ मैक्सिमाइज, वही वैल्यू ऑफ थीटा मैक्सिमाइज हो रही होगी नॉर्मल में भी. आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका लॉग लिया और लॉग लेकर इन सब वैल्यूज़ के ऊपर ले गए. अब आप अगर गौर करें तो ये जो फर्स्ट आपके पास टर्म यहाँ नज़र आ रही है ना, ये वाली टर्म, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म. सो ये आपके मैक्स के ऊपर, आग मैक्स के ऊपर कोई असरअंदाज नहीं हो रही. तो वी कैन जस्ट इग्नोर दिस एंड वी कैन जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस एंड दिस. ये दो चीज़ों पे सिर्फ हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं यहाँ पर, और वो भी आप देख सकते हैं कि NH भी नीचे आ गया और NT भी नीचे आ गया लॉग की वजह से. सो
we remove the constant term and now we're gonna take a derivative of this, and after taking the derivative हम सिर्फ इस टर्म को इक्वेट टू जीरो कर देंगे. सो वी टेक द डेरिवेटिव लेने के बाद हमने इसको इक्वेट टू ज़ीरो किया, जिसके नतीजे में ये दोनों के दोनों काम एक ही स्टेप में आपको हुए हुए नज़र आ रहे हैं, तो इस पर कंफ्यूज ना होइएगा. यहाँ डेरिवेटिव भी ले चुके हैं, जिससे ये एन एच ओवर थीटा माइनस एन टी ओवर वन माइनस थीटा आया था इक्वल टू ज़ीरो, और उसके बाद जब इसको दूसरी साइड पे मूव किया तो ये बन गया है. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की एंड वी फाइनली गेट द सेम थिंग जो कि हमने अभी फ्रीक्वेंटिस्ट तरीके के अंदर देखी है. सो दिस इज जस्ट अ फॉर्मल प्रूफ of why this works, why we, the intuition behind this very natural thing that we do every day कि हम हमेशा काउंट करके और relative frequency से probabilities निकाल रहे होते हैं, तो उसके पीछे हमारे पास दलील क्या है, उसके पीछे हमारे पास कोई प्रूफ है फॉर्मली कि हम मैथमेटिकली शो कर सकते हैं. तो yes we can, and this is the proof. All right, a little bit about the pros and cons of this maximum likelihood estimation. So maximum likelihood estimation tries to explain D, the observed data. Again मैं रेफर कर दूं, ये ऊपर ये जो स्लाइड आ रही है तो डायरेक्टली आपके इन लेक्चर से आ रही है. मैंने बाज़ केसेस में सेम वर्ड्स भी रखे हैं, बहुत मिनिमल चेंज किया है, तो प्लीज़ रेफर टू द ओरिजिनल सोर्स for reading more on this. So MLE tries to explain the data D, and tries to estimate the true probability distribution P just using it. So अब यहाँ पर ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये फ्रीक्वेंटिस्ट है ना, जो जिनके पास से एमएलई आ रही है, जो बिलीव करते हैं कि सिर्फ डेटा को देखना है और कुछ नहीं देखना, कोई आपके पहले से बिलीव नहीं होना चाहिए उस डेटा के बारे में, कोई प्रायर्स नहीं होने चाहिए, बी ऑब्जेक्टिव, डोंट बी सब्जेक्टिव. सो वो ये कहते हैं कि हमने सिर्फ डेटा डी को देखना है और ऐसी प्रोबेबिलिटी लानी है जो उस डेटा की प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर रही हो, राइट, उस डेटा की जनरेट जिससे हो सकता हो वो वाला. अब लेकिन ये हम आगे देखेंगे कि कोशिश तो ये ज़रूर करती है एमएलई इस चीज़ की, लेकिन क्या ये कर पाती है या नहीं, और क्या फ्रीक्वेंटिस्ट अपने इस क्लेम में बिल्कुल सच्चे हैं कि हम कभी भी डेटा के अलावा कोई अपना प्रायर बिलीफ नहीं लाते, वो भी हम देख लेते हैं. और ये चीज़ भी आप पहले पढ़ कर आए हैं, लेकिन सिर्फ अब उसकी एक एक्सप्लेनेशन हो जाएगी. सो इफ़ एन इज़ लार्ज एंड द मॉडल और द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ करेक्ट, सो आप खुद सोचें, एन अगर बहुत बड़ा है और आपने सही एजम्पशन ली थी मॉडल के बारे में, जैसे कि आपने पीछे बर्नौली ट्रायल सोचा था और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सोची थी, ये सब आपकी एजम्पशंस अगर ठीक थी, मीनिंग के जो आपका ट्रू मॉडल स्मॉल एच है वो आपकी उस फैमिली के अंदर ज़रूर, उस पैरामीट्रिक फैमिली के अंदर मौजूद है, ऐसा ना हो कि जहाँ आप सर्च कर रहे हैं वहाँ वो चीज़ है ही नहीं, तो देन एमएलई फाइंड्स द ट्रू पैरामीटर्स. यानी अब इसको आप आसान ज़बान में ये समझें, अगर कॉइन को आप एक दफ़ा फ्लिप करें, दो दफ़ा फ्लिप करें, वर्सेस के 1000, 10,000, 10 मिलियन टाइम्स फ्लिप करें, तो इवेंचुअली आपके नंबर्स कन्वर्ज करना शुरू कर देंगे उन रियल प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड थी उस कॉइन की. जितना बड़ा नंबर है उतना अच्छा आपका एमएलई परफॉर्म करेगा. लेकिन इसका कन्वर्सली ये मतलब भी है कि अगर आपका नंबर छोटा है, नंबर ऑफ फ्लिप्स कम थे, आपका डेटा छोटा था एंड स्मॉल था, तो फिर एमएलई ओवरफिट भी करेगा और गलतियां भी करेगा, और वो भी हम देखेंगे कि वो गलतियां क्या करेगा. तो ओवरफिटिंग की तरफ ये चला जाता है अगर डेटा कम है. इट वर्क्स वेल व्हेन एन इज लार्ज. And if you do not have the correct model, and n is small, then MLE can be terribly wrong. यानी आपने यही नहीं सही एज्यूम किया कि किस मॉडल से ये वाला डेटा आ रहा होगा, गलत मॉडल के अंदर जाकर ढूंढना शुरू हो गए जहाँ से ये आ नहीं सकता था, तो उस केस में ऑब्वियसली यू कुड हैव बीन वेरी वेरी रॉन्ग. और या n बहुत स्मॉल हो, इन अलग से भी अगर n बहुत स्मॉल हो, मॉडल सही भी हो, तो गलतियाँ हो सकती हैं जो हम अगली स्लाइड में देखते हैं. सो ये केस है एक्सट्रीम डेटा का कि फॉर एग्जांपल डेटा जो है वो अगर उतना अच्छा ना होता जैसे अभी आपके 10 फ्लिप्स में आया, फॉर एग्जांपल ऑल हेड्स आ गए होते या ऑल टेल्स आ गई होती. और ये चीज़ स्पेशली ट्रू है अगर आपका डेटा सेट छोटा है, आपके नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कम है, नंबर ऑफ ट्रायल्स कम है. फॉर एग्जांपल एक ट्रायल किया है, उसमें हेड आ गया, अब आप क्या कहेंगे, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स? इट्स 1/1, सो इट्स guaranteed that you're gonna get heads. What's the probability of tails? 0. सो ये वो प्रॉब्लम है जो कि एमएलई को फेस करना पड़ता है. और आप अगर याद करें, ये प्रॉब्लम आपको भी आया था जिस वक्त हम नाइव बेस कर रहे थे, जिस वक्त हमने एक पर्टिकुलर इवेंट को उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश की थी. वो इवेंट हमारे मॉडल ने देखा हुआ था, लेकिन वो इवेंट उस पर्टिकुलर क्लास में मौजूद नहीं था, और वहाँ पर हमारा सारे का सारा तरीका फेल हो गया था, और हमने ज़ीरो प्रोबेबिलिटी कह दिया था कि जी ये वाली चीज़ जो है वो स्पैम नहीं है, जबकि वो क्लियरली स्पैम लग रही थी, राइट. वो वीडियो याद है ना. तो वहां पे उस केस में क्या सोल्यूशन किया था? दो सोल्यूशन थे ना. एक था कि आपके मॉडल को वर्ड का पता ही नहीं है तो इग्नोर कर दो, और अगर मॉडल को वर्ड का पता है लेकिन वो उस क्लास में कभी एग्जिस्ट नहीं करता, यानी वो ये वाला केस है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं
कि आपके इतना डेटा सेट छोटा है कि इसने वो सारे पॉसिबल चीज़ें होती नहीं देखी जो हो सकती थी, सो लिहाजा उस केस में आप स्मूथिंग करते हैं, राइट, यू डू द ऐड वन स्मूथिंग। और अब हम देखते हैं कि वो ऐड वन स्मूथिंग आ कहाँ से रही है, उसकी उसकी वजह क्या थी। So we bring in our prior about the event in question. And mind you, we're talking about frequentists here. We are not talking about Bayesians. We're talking about frequentists, and we're talking about MLE. We're not talking about MAP. सो MLE और फ्रीक्वेंटिस्ट भी इस मौके पर ये कहेंगे कि अगर डेटा सेट छोटा है और अगर एक्सट्रीम आंसर्स आ रहे हैं तो फिर अपना प्रायर बिलीफ ले आएं। अच्छा, वो प्रायर बिलीफ लाएंगे किस तरह से? फॉर एग्जांपल हमारा प्रायर बिलीफ था कि जी किसी भी कॉइन में हेड्स और टेल्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इज या थीटा इज 0.5। सो हम अपने MLE के एस्टिमेट को बैलेंस आउट करते हैं बाय इमेजिनिंग, या जैसे प्रोफेसर वाइनबर्गर सेज बाय हेलुसिनेटिंग 2m थ्रोज। तो हम कहते हैं कि जी हमने जो है ना वो 2m थ्रोज एक्स्ट्रा की हुई हैं, ये नहीं इनको पता कहाँ की हैं, कब की हैं, और आधी उनमें से जो थी ना वो हेड थी, क्योंकि हमारा प्रायर है ना, हमारा प्रायर ये है कि इक्वली लाइकली है। अदरवाइज हम लेट से होता हमारा प्रायर होता है कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इज 1/3, तो हम ये कहते हैं कि जी हमने 3m थ्रोज की हैं, जिनमें से 1m या 1 थ्रो जो है वो हेड है और 2 थ्रोज जो हैं वो हमारे पास जो है 2m थ्रोज जो हैं वो टेल्स हैं। ठीक है, और ये assumption लेके और हम अपने MLE के एस्टिमेट को बैलेंस कर लेते। तो हम क्या करते, हम यहाँ पर कहते this MLE estimate which is Laplace smooth, वो जो आपकी advanced smoothing थी ना वो भी Laplace smoothing उसको हम कह सकते हैं in general terms. So after adding this smoothing we say कि जी M आपने हेड ऐसे देखे हैं जो आपने देखे नहीं हैं, ये अपने ख्वाब में देखे होंगे, ये आपको प्राय बिलीव है इसके बारे में, लेकिन आपने वो जो वन ऐड किया था ना वहाँ पे, वो वन आपने किसी स्पैम की ईमेल के अंदर वो वर्ड देखा नहीं था एक दफ़ा, वो आप पता नहीं आप कहाँ से ला रहे हैं, लेकिन वो आपको बिलीफ है कि जी ये वर्ड जो चीज़ आपने कभी नहीं देखी वो हो सकता है आपने एक दफ़ा देखी हो। तो ये जो चीज़ है ना कि हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारा बिलीफ है कि जब किसी कॉइन को फेंकते हैं तो the probability of heads is essentially this m over 2m, which is essentially 1/2, which is essentially 0.5। वो 0.5 के बिलीव को आपने फिट किया है इस प्योर MLE के अंदर, इस प्योर फ्रीक्वेंटिस्ट आइडिया के अंदर। सो दिस this is essentially your likelihood and this is essentially your prior। Your smoothing is essentially adding in a prior। तो वो जो सारी जंग है ना फ्रीक्वेंटिस्ट और बेजियन की, उस जंग में ठीक है कि कुछ चीज़ों की समझ में आती है, लेकिन जब फ्रीक्वेंटिस्ट ये कहते हैं बेजियन से कि तुम लोग अपनी बिलीव्स ले आते हो चीज़ों के अंदर, सब्जेक्टिव कर देते हो चीज़ों को, तो बेजियन इसीलिए उनको ये जवाब देते हैं कि सब्जेक्टिव तो तुम भी करते हो, बिलीव्स तो तुम भी अपनी बीच में लाते हो, इट्स जस्ट कि तुम्हारा एक एक सर्टेन सेट ऑफ बिलीव्स है जिससे आगे पीछे तुम मूव नहीं करते। तो यानी तुम केस उसका कम कर देते हो, हम उसको जनरल केस में ओपन कर देते हैं, आप किसी भी बिलीफ को बीच में ला सकते हैं। सो दोनों में हम देखेंगे कि आगे आगे बहुत से केसेस में आपको बहुत सिमिलैरिटीज फ्रीक्वेंटिस्ट और बेजियन आइडियोलॉजी में मिलेंगी। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से स्मूथिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है। यहाँ पे हम एड एम स्मूथिंग कर रहे हैं, आप यहाँ पर एड वन स्मूथिंग भी कर सकते थे, और आप ये भी देख सकते हैं कि एड वन हो या एड एम हो, फर्क सिर्फ कॉन्फिडेंस का होगा कि हमने अगर 1000 एक्स्ट्रा थ्रोज एज्यूम किए हैं और 1000 नीचे 2000 एक्स्ट्रा थ्रोज हम डाल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जी 1000 हेड एक्स्ट्रा आए हैं आउट ऑफ द 2000 ट्राइज जो हमने की थी, और ये पूरा हमारी इमेजिनेशन में है, ये हमारा कोई प्रायर बिलीफ है। तो नाउ इफ दिस नंबर इज रियली बिग कंपेयर टू द ओरिजिनल NH एन सब H एंड N सब T, तो फिर ये डोमिनेट करने लगेगा, आपका प्रायर बिलीफ डोमिनेट करने लगेगा। और इफ दिस इज स्मॉल कंपेयर टू दैट, फॉर एग्जांपल N सब H काफ़ी बड़ा नंबर है, N सब T काफ़ी बड़ा नंबर है, तो फिर M और N अगर 1 1 है लेट से, तो इनकी कोई बहुत बड़ी अहमियत नहीं होगी, राइट। फॉर स्मॉल एम्स इनकी कोई बहुत बड़ा ये फर्क नहीं डाल रहे होंगे, वो जीरो प्रोबेबिलिटीज को बस रिमूव करवा रहे होंगे। ठीक है, और ये सारी सारी वो डिस्कशन और बहस है जो हम स्मूथिंग की डिटेल्स में जाकर करते हैं। सो आई एनकरेज यू टू रीड दैट ऑन योर ओन, लेकिन अभी हम उसकी इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। सो Laplace smoothing for a large n, this is an insignificant change. So if let's say your मैं assume करता हूँ कि your n sub h is equal to I don't know 1000 and your n sub t is let's assume 1010। आपने टोटल 2010 थ्रोज किए थे जिनमें से 1000 हेड आए थे, और आपका m जो आपने यहाँ पर यूज किया वो लेट्स से 1 था, सो लिहाजा आपका 2m जो है वो 2 हो गया। तो ये 1/2 बीच में ऐड होने से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप ऑन दी अदर हैंड योर n sub h is let's say 2 and your
and sub t is let's say 3, 5 throws किए थे, 2 head आए थे, and your m let's say is I don't know 3, and your 2m जो आप यहाँ पर assume कर रहे हैं is 6. So now these are big enough कि ये इनके proportional हैं, तो ये उतना ही आपका बिलीफ इफेक्ट कर रही है इस एस्टिमेट को जितना आपका एक्चुअल डेटा कर रहा है. और अगर मैं m को इससे भी बड़ा कर दूं तो मेरा बिलीफ डोमिनेट करना शुरू कर देगा, प्रायर बिलीफ डोमिनेट करना शुरू कर देगा. ठीक है. एंड फॉर स्मॉल n इट इनकॉर्पोरेट्स आर बिलीफ इनटू थीटा, जैसा कि हमने देख लिया. ठीक है जी. आई होप कि अब ये चीज़ आपके जहन में बिल्कुल क्लियर हो गई होगी. फ्रीक्वेंटेस्ट व्यू, MLE, smoothing, prior beliefs, even in frequentist views, and your MLE और वो किस तरह से prior beliefs को incorporate करती है.